नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके एमपी टेट शिक्षक वर्ग 2 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी पर आधारित आपका एसएसटी का यह प्रैक्टिस सेट है और इसमें हम प्रैक्टिस सेट, इसके पहले 10 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। सभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है, सभी प्लेलिस्ट ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए और इस बार टीटी एग्जाम को 101% जो है फतेह कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके प्रैक्टिस सेट में पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है और पहला ही प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन पर हिस्ट्री का प्रश्न हो जाता है। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की? अशोक, अजातशत्रु, शिमुक या कनिष्क की बात करेंगे। तो वह शासक जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की वह कहलाता है अजातशत्रु। दोस्तों, मगध और हर्यक वंश के शासक, इस वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु को इतिहास में ही पितृ हंसा या पिता की हत्या करने वाले के रूप में जाना जाता है, लेकिन वही परिणाम अजातशत्रु को मिला क्योंकि अजातशत्रु की हत्या ही उसी के पुत्र ने, उदयन ने की थी। जैसे अपने पिता बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की, अजातशत्रु की भी हत्या उसके बेटे ने की थी। कौन सी? उदयन ने किया था। कहते हैं जो करनी सो भरना, जो किया सो करना पड़ता है, इसलिए कहते हैं सारी चीज़ें अच्छी कीजिए क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी वो आपको देखती है। सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? रावी नदी, झेलम, चिनाब या सतलुज? तो आपने इतिहास पढ़ा होगा, सभी को पता होगा। सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने जिस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला था वह था दोस्तों झेलम नदी। पौरव राजा पोरस के साथ ही हुआ था, जो आपके इस युद्ध को बितस्ता युद्ध के नाम से भी जाना जाता है और बितस्ता को हाइडेस्पीज का युद्ध नाम से भी जाना जाता है। किसका? हाइडेस्पीज के नाम से भी यह जाना जाता है। तो झेलम नदी के तट की बात करेंगे, किनारे की बात करेंगे। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? तो वह कहला जाता है पोरस। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 8 राज्यों का एक संघ था। गांधार, वज्जी, मल्ल या कौशल? तो उस गणतंत्र का नाम जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 8 राज्यों का एक संघ था वह कहलाया जाता है वज्जी। वज्जी 8 गणतंत्रों का समूह था। युद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे जिसमें से 8 जो है वज्ज संघ के अंतर्गत थे। अगला, उस साम्राज्य का नाम जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया हो? कौशल, मगध, अवंती या चेंदी? तो वह साम्राज्य जिसने पहली बार जो है युद्धों में हाथियों का इस्तेमाल किया हो वह कहला जाता मगध साम्राज्य। मौर्य शासकों ने सर्वप्रथम युद्धों में हाथियों का प्रयोग किया था। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की सेना का वर्णन यूनानी लेखक प्लूटार्क ने किया है। तो हाथियों का प्रयोग जो है मगध साम्राज्य की बात करते हैं। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? राजा मानसिंह, राजा भगवान दास, राजा टोडरमल या राजा बीरबल? तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों में जो उत्तरदायी आपका कहला जाता है वह आपका राजा टोडरमल की बात करेंगे। सी ऑप्शन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इसके बाद अगला कि अकबर ने एकमात्र हिंदू दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। टोडरमल, बीरबल, मानसिंह या तानसेन की बात करेंगे। तो अकबर के एकमात्र जो हिंदू दरबारी थे, दीन ए इलाही को जो स्वीकार किया गया था वह आपके कहला जाते हैं बीरबल। जी हाँ दोस्तों, अकबर के द्वारा चलाया गया धर्म दीन ए इलाही। देखिए, दीन ए इलाही जो धर्म है अकबर के द्वारा चलाया गया है, ये जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो दीन ए इलाही धर्म से संबंधित आपके काफ़ी 4-5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो उनको ध्यान दीजिए। ये प्रश्न हमें संभावित प्रश्न के रूप में दिख रहा है। तो उसका वास्तविक कह सकते हैं कि उसका वास्तविक नाम महेश दास था। धर्म में सभी धर्मों के मुख्य बातों का समावेश किया गया था। इसे अकबर ने शुरू किया था।
बीरबल के वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। अगला प्रश्न, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? जहांगीर, अकबर, बहादुर शाह, शाहजहां। तो अपने काल में महान संगीतज्ञ तानसेन जिसके दरबार में था, सभी लोग जानते हैं, अकबर। इसके बाद अगला प्रश्न, दोस्तों दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? अभी हमने बताया दीन ए इलाही धर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और सभी लोग जानते हैं अकबर के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। निम्न में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? महमूद गजनवी, मोहब्बत गौरी, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, 101% सिलेक्शन पाना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। दोस्तों इनमें से जिसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था वह आपका कहलाता है महमूद गजनवी। कब किया गया था? 1025 ईस्वी में आक्रमण करके पूरी तरह से लूट लिया था। सोमनाथ मंदिर अपनी धन संपदा के लिए बहुत प्रसिद्ध था उस समय। तो महमूद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए थे? भारत पर 17 बार महमूद गजनी ने आक्रमण किया। और इस आक्रमण के समय वह हिंदू शासक जो भीमदेव प्रथम थे, कौन थे? हिंदू शासक भीमदेव प्रथम जो थे। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई? तो 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की जो है मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया गया क्योंकि यह भारत में सिविल आज़ादी का आरोधक था। इसने भारत विभाजन का प्रस्ताव रखा था। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। यह राष्ट्रवाद पर चोट कर रहा था। तो साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन का जो भारत में इसलिए विरोध किया गया था क्योंकि साइमन कमीशन के जो भी सदस्य थे सारे अंग्रेजी थे। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंदी, ईश्वरचंद, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद। तो जितने भी समाज के संस्थापक हैं उनको पढ़ लीजिएगा, एक संस्थापक का नाम जरूर आएगा। तो ब्रह्म समाज का संस्थापक इनमें से कौन हो जाता है? तो ब्रह्म समाज की बात की जाती है तो राजा राममोहन राय की बात की जाती है। कब किया गया था? 1828 में किया गया था। और ये एक समाज सुधारक थे। इन्होंने आधुनिक भारत के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक इत्यादि सम्मान प्राप्त है। तो भारत के आधुनिक भारत के पिता कौन है? तो राजा राम मोहन राय जी है। राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। अगला, ब्रिटिश सरकार के द्वारा निम्न स्थापित किए गए व्यापारिक केंद्रों को सही क्रम में लगाना है। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो स्थापित किए व्यापारिक केंद्र थे उनका जो सही क्रम हो जाता है वह पहला हो जाता है सूरज में किया था, इसके बाद मद्रास में, कलकत्ता में, फिर बंबई में किया। सूरत में स्थापित किया गया था पहला, इसके बाद मद्रास, कलकत्ता, बंबई। तो सूरत, मद्रास, कलकत्ता, बंबई। सूरत से स्टार्ट किया गया था और बंबई अंतिम। 1857 का विद्रोह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? सिपाहियों द्वारा, जमींदारों द्वारा, किसानों द्वारा या बंधुआ मजदूरों द्वारा किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो 1857 का विद्रोह जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, सिपाहियों द्वारा प्रारंभ किया गया था। क्योंकि इसका कारण था कारतूस। गाय और सुअर की चर्चा से लेप हुआ करता था, इसे दांतों से हटाना पड़ता था। इसलिए हिंदू और मुसलमानों में धार्मिक आस्थाओं के विरुद्ध जो है बी.डी. सावरकर ने इस विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष बताया। तो सिपाहियों द्वारा जो है 1857 का विद्रोह प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया गया? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कर्जन की बात करेंगे। किसके द्वारा वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया? लॉर्ड कर्जन की बात करें। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? एम के गांधी, बीजी तिलक, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कर्जन की बात करेंगे। होम रूल आंदोलन जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो बीजी तिलक के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। बीजी तिलक मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक। इनको सर्वप्रथम बेलगाम
यानी कर्नाटक से होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। अगला, मोतीलाल नेहरू का चित्तरंजन दास किसके संस्थापक थे? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, सामाजिक स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी। तो मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। तो हम बात करेंगे स्वराज पार्टी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर, शतरंज बंदोपाध्याय, सुरेंद्र चट्टोपाध्याय, सुरेंद्र बंदोपाध्याय। तो वंदे मातरम जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो वंदे मातरम जो है आपके सुरेंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो है लिखा गया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनका नाम क्या है? बंकिम चंद्र। सुरेंद्र चट्टोपाध्याय की जगह अगर बंकिम चंद्र आता है तो वो भी कर देना। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से यह लिया गया है। कई बार हमने क्लास में जिक्र किया है, जो 3000 MCQs हमने किया है, 3000 MCQs को हमने बुक लॉन्च की है दोस्तों। और उस बुक लॉन्च की जो MRP रखी गई है कम से कम 149 रखी गई है मिनिमम। और इस बुक PDF को प्राप्त करने के लिए आपको व्हाट्सएप कर देना है 8319862412। इसमें व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको व्हाट्सएप में PDF फाइल मिल जाएगी जो कि बहुत ही कम कॉस्ट में है। तो आप लोग 3000 MCQs भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो सभी आपके 120 अंक जो है पक्का करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिएगा, ठीक है? कॉल करने से परेशानी हो जाती है, इसलिए आप व्हाट्सएप कीजिए। जो ज़रूरत होगी आप कॉल भी कर सकते हैं, बट पहले आपको व्हाट्सएप करना है। तो आते हैं प्रश्न पर। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? सभी लोग बताइए। तो दोस्तों हम दांडी की बात करते हैं। जब भी महात्मा गांधी का जिक्र होता है, 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो 1930 की बात करें, 5 अप्रैल 1930। इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ? पानीपत के तीनों युद्ध याद रखिएगा, एक युद्ध जरूर पूछा जाएगा उनसे रिलेटेड। तो पनामा नहर प्रशांत महासागर को अंध महासागर से जोड़ती है, और इसका जो निर्माण की बात करेंगे तो वो अलग है, लेकिन पहले हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है किस वर्ष हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध आपके 1761 ईस्वी में हुआ। किसके बीच हुआ था? तो आपके मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इसमें विजय कौन हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली में अहमद शाह अब्दाली जो है विजय हुआ था। प्रशांत महासागर में अंध महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? स्वेज, मलक्का, जिब्राल्टर या पनामा? तो प्रशांत महासागर में अंध महासागर को जोड़ने वाली जो नहर कहला जाती है वह आपकी पनामा नहर कहला जाती है। अगला है, उत्तर अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का नाम बताइए। तो उत्तर अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय जो धारा का नाम हो जाता है वह लेब्राडोर धारा हो जाती है। विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा कहला जाता है? तो विश्व में सर्वाधिक व्यस्त जो समुद्री मार्ग कहला जाती है वह अटलांटिक महासागर कहला जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि टैगा का अर्थ क्या होता है? सभी लोग बताइए, ये प्रश्न हम दोबारा कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। टैगा का अर्थ क्या होता है? पर्णपाती वन, शंकुधारी वन, मरुस्थल वन या घास स्थल? तो टैगा का अर्थ होता है शंकुधारी वन। यह शंकुधारी बायोम से होता है और यह भारत में हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय बायोम है। आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति की बात करते हैं, टुंड्रा की बात करेंगे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान? चिल्का झील कहाँ पर स्थित है?
उड़ीसा की बात करेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी या सैडिल पीक कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान या उत्तरी अंडमान? अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैडली पीक कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी अंडमान की बात करेंगे, डी ऑप्शन की बात करेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो वह दोस्तों उत्तराखंड राज्य की बात करते हैं और यह भारत का पहला नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या जम्मू कश्मीर में? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित की बात कर रहे हैं, तो सभी लोग जानते हैं यह सिक्किम में स्थित है। भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनोजाइट का सबसे ज़्यादा भंडार है? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात? भारत के जिस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनाजाइट का जो सबसे ज़्यादा भंडार कहला जाता है वह आपके केरल के राज्य की बात करते हैं। पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक अर्थात सल्फर के उत्पादन में आगे है? वह असम राज्य है, महाराष्ट्र राज्य है, तमिलनाडु है या पंजाब राज्य की बात करते हैं। इनमें से भारत का वह राज्य जो गंधक अर्थात सल्फर उत्पादन में आगे माना जाता है वह आपका महाराष्ट्र राज्य माना जाता है। देखिए, गंधक सल्फर का 90% भाग जो है, जी हाँ दोस्तों, 90% भाग जो है आयात किया जाता है और महाराष्ट्र के बाद असम, तमिलनाडु, पंजाब राज्य है, लेकिन पहले महाराष्ट्र का नाम आता है। हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? हिमालय के स्थान पर जो सागर विद्यमान कहलाया जाता है वह टेथिस सागर की बात करते हैं। हिमालय का निर्माण एक लंबे भूगर्भीय ऐतिहासिक काल से गुजर कर हुआ है और हिमालय के स्थान पर 33 भू सन्नत भी थी जो भारतीय प्लेट के यूरेशियाई प्लेट से अलग करती है, इसलिए टेथिस सागर की बात कर रहे हैं। वह कौन सा राज्य है जो बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा राज्य का नाम बताइए जो बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो बावड़ियों के लिए जो प्रसिद्ध हो जाता है सभी लोग जानते हैं, गुजरात राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कुआं से सिंचाई की जाती है। किससे की जाती है? कुआं से। और यहीं पर आपका लोथल जो है बंदरगाह भी स्थित है। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती हैं? मुंबई, चेन्नई, श्रीनगर या तिरुवनंतपुरम? इनमें से किसको जो है सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती हैं? तो सभी लोग जानते हैं श्रीनगर को नहीं मिलती। देखिए, सूर्य की सीधे किरणें श्रीनगर पर नहीं पड़ती हैं। सूर्य की सीधे किरण कर्क एवं मकर रेखा पर पड़ती है और श्रीनगर जो है कर्क रेखा से बहुत दूर है, इसलिए सूर्य की किरणें सीधे नहीं पड़ती। बाकी जबकि चेन्नई, मुंबई, तिरुवनंतपुरम ये मकर रेखा के बीच में है, इसलिए यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती। निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? देखिए, असम राज्य की जो सीमा है वह म्यांमार से नहीं लगती है। इसका जो सीमा है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल और मिजोरम को स्पर्श करती है, असम को नहीं करती। किसी वस्तु का मूल्य रुपयों में व्यक्त किया जाना कहलाता है कीमत, उपयोगिता, संपत्ति या मूल्य? तो किसी वस्तु को मूल्य में रुपयों में व्यक्त किया जाना क्या कहला जाता है? वह आपका कीमत कहला जाता है। अगला है, सकल लाभ का अर्थ क्या होता है? कुल बचत के ऊपर कुल निवेश, उत्पादन की पद्धति में परिवर्तन, व्यापार संगठन के रूप में परिवर्तन, कुल व्यय के राशि में कुल प्राप्ति की राशि। तो सकल लाभ का अर्थ क्या होता है? सकल लाभ का अर्थ होता है कुल व्यय की राशि से कुल प्राप्ति की राशि। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विदेशी संस्थाओं द्वारा भारतीय कंपनियों को शेयर एवं बांड खरीदने को क्या कहा जाता है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पोर्टफोलियो निवेश, संस्थागत निवेश या विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश की बात करेंगे। विदेशी संस्थाओं द्वारा भारतीय कंपनियों को शेयर एवं बांड खरीदने को क्या कहा जाता है?
वह कहा जाता है पोर्टफोलियो निवेश। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर उसकी लक्षित वृद्धि दर से ज्यादा रहती है? 8वीं, चौथी, 5वीं या 7वीं? वह पंचवर्षीय योजना जिसकी वृद्धि दर उसकी लक्षित वृद्धि दर से जो है ज्यादा रहती है वह कहला जाती है 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना में लक्षित वृद्धि जो है 5.6% थी, जबकि 6.8% वृद्धि दर जो है हासिल की गई थी। हासिल कितनी गई? 6.8, लेकिन वृद्धि दर कितनी थी? 5.6%। अगला, श्रम का विभाजन जो है किसके द्वारा, समिति द्वारा होता है? तो श्रम का विभाजन किसके द्वारा सीमित है? श्रमिकों की संख्या पर, काम के घंटों पर, बाजार के सीमा पर या काम करने की जगह की सहारा? तो श्रम का विभाजन किसके द्वारा सीमित होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, इस श्रम का विभाजन जो है आपके बाजार की सीमा के द्वारा होता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति में लोकसभा में है, रक्षा मंत्रालय में है, प्रधानमंत्री कार्यालय में है, भारत प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड पर है? संघ सूची समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की जो शक्ति हो जाती है वह आपकी किस में हो जाती है? वह आपके लोकसभा में हो जाती है। अगला, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन सूची का विषय है संघ, राज्य, समवर्ती, वैश्विक? तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जिस सूची का विषय हो जाता है वह हमारी समवर्ती सूची कहला जाती है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित केंद्रीय खुफिया जांच ब्यूरो का विषय कौन सा हो जाता है? तो खुफिया जांच ब्यूरो यह संघ का हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके प्रश्न में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन कहता है तो समवर्ती की बात करेंगे। अगर आपके प्रश्न में भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो का विषय अगर पूछता है तब आपको संघ की बात करना है, संघ के ऑप्शन पे करना है, क्योंकि केंद्रीय पुलिस बल, सेना, अर्धसैनिक बल, केंद्रीय खुफिया, ये जांच ब्यूरो आदि केंद्रीय सूची के विषय में होते हैं जिससे हम संघ की बात करते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित भारतीय रिजर्व बैंक किस सूची का विषय है? तो भारतीय संविधान के जो 7वीं अनुसूची है इसमें जो वर्णित है भारतीय रिजर्व बैंक, यह किस सूची का विषय कहला जाता है? तो ये भी आपके संघ सूची का विषय कहला जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को यह विनियमित करती है। अगला, सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया? सभी राज्यों का पूछा जा सकता है। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया है? 73 में, 74 में, 75 में, 76 में? लगातार दिया गया है, यानी आपको कंफर्म होना चाहिए। तो प्रारंभ में सिक्किम स्वतंत्र राज्य था, लेकिन शासक चोंग्याल था यहाँ पे, लेकिन 1974 में 35वें संविधान संशोधन में सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया। और जब 36वां संशोधन हुआ, 35 के बाद जो है 36वां जब संशोधन हुआ तो 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और यह भारत का 22वें राज्य के रूप में शामिल हुआ। 22वां राज्य कौन बना? सिक्किम राज्य बना। कब बना? 1975 में। इनमें से किस वर्ष संसदीय अधिनियम द्वारा लंकादीव, मिनिकॉय और अमीन दीवी का नाम बदलकर लक्षद्वीप किया गया? और वह दोस्तों 1973 में संसदीय अधिनियम द्वारा लंकादीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप का नाम बदलकर जो है लक्षद्वीप रखा गया था 1973। निम्नलिखित में से किस राज्य को अनुच्छेद 239 का और 240 में संशोधन के बाद बनाया गया? किस राज्य में बनाया गया?
तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को दोस्तों 1972 तक जो है नेफा के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1972 से 1975 तक जो है केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इसके बाद 1986 में अनुच्छेद 219 का और अनुच्छेद 240 संशोधन के बाद अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान में नागरिकता का जो प्रावधान है वह बात करते हैं दोस्तों आपके 1949 में जो है लागू हुआ। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 भाग 2 में नागरिकता के संदर्भ में 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। अगला जो प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन आपके अरस्तु का हो जाता है। अर्थात मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक होता है। अगला जो प्रश्न है, राजनीति शास्त्र को माप विद्या किसने कहा है? तो जो राजनीति शास्त्र है इसको माप विद्या कहने वाले कौन हैं? वह कहला जाते हैं ब्राइस। जी हाँ दोस्तों, राजनीति शास्त्र को माप विद्या ब्राइस ने कहा है। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? प्लेटो, हीगल, ग्रीन या बर्कले को माना जाता है। तो आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है, यह आप सभी को कमेंट करके बताना है। यह मॉक क्वेश्चन के रूप में आप सभी को प्रश्न दिया जा रहा है, आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है। इसका कमेंट आपको अवश्य करना है। कल हम डेली 11:30 में सोशल साइंस की क्लास पर मिलते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।